जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एकक 3 यानी यूनिट नंबर 3 का हम लोग 12 प्रश्न करने वाले हैं। तो यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे, थोड़ा अलर्ट होकर आप आंसर देंगे। तो चलिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने ये है, कौन सा कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। तो चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है। जल्दी से ऑप्शन देखिए। तो ये ऑप्शन में सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो याद रखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए सब जो परिस्थितियां हैं क्या होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, यदि गैस है तो 1 बार होनी चाहिए, और जो जिस इलेक्ट्रोड का हमें ज्ञात करना है उसकी भी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तो दोनों जगह 1 मोलर होना चाहिए, 1 बार गैस होनी चाहिए, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो सॉलिड रूप में होना चाहिए। तो ये कौन से का ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, तीसरे ऑप्शन में क्या है, प्लेटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस 1 बार रूप में लिया गया है, और हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है। कॉपर आयन की सांद्रता 1 मोलर है। ठीक है, तो ये सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा पहले के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन कुछ यूँ रहा आपके लिए, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है, उस ग्राफ को देखना है। तो क्या फार्मूला दिया है इस समीकरण में, देखिए नर्स इक्वेशन के हिसाब से मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रोड विभव, मैग्नीशियम आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव में से ये पॉइंट को क्या किया, घटाया गया है। तो नर्स समीकरण में आपको याद होगा कि ये क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और ये पार्ट क्या होता है, जिस स्पीसीज़ का क्या होता है, लॉग फॉर्म होता है, और यहाँ नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, तो आपको इसको ग्राफ के कैसा खींचा जाएगा, किसके किसके बीच ग्राफ खींचना है, इलेक्ट्रोड विभव, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड विभव और लॉग Mg2+ के मध्य ग्राफ खींचना है। तो ध्यान रखिए कौन से कैसे ग्राफ खींचा सकता है। तो पहले समीकरण क्या होता है ग्राफ खींचने के लिए, y बराबर mx+c। ठीक है, mx+c। तो y एक्सिस पर क्या होगा, x एक्सिस पर क्या होगा, m में क्या है, m प्रवणता है, c इंटरसेप्ट होता है। तो उसको हम कंपेयर करें तो y पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव मैग्नीशियम का देखिए, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लॉग Mg2+ आयन का सांद्रता है, न कि 1/mg है। देखिए यहाँ पे दिया है 1/mg आयन, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, यदि ये प्लस हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग Mg2+ आयन हो जाएगा। तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लॉग Mg2+ आयन, और y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव मैग्नीशियम का। अब c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, तो c की जगह क्या है, ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और जो प्रवणता है इसकी स्लोप, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्लोप में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, सेकंड में इसके लिए ग्राफ खींचा जाएगा y बराबर mx+c के हिसाब से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है चारों ऑप्शन। ई सेल तथा सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी दोनों विस्तीर्ण गुण है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में विस्तीर्ण गुण और मात्राविहीन गुण, मात्राविहीन को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और विस्तीर्ण गुण को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता, और विस्तीर्ण गुण मात्रा पर निर्भर करता है। तो आपको मैं सिंपल बता दूं, तो जो सेल होता है वो मात्रा विहीन है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जबकि डेल्टा आर जी, यानी डेल्टा आर जी है क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा की अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या है, एक्सटेंसिव है। तो कौन सा सही होगा, तो देखिए इंटेंसिव किस में दिया है, तीसरे ऑप्शन में देखिए, ई सेल एक मात्रा भिन्न गुण है, जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी एक विस्तीर्ण गुण है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 तीसरे के लिए करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं। जब किसी सेल से, कोई सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। क्या कहते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। ठीक है, जब धारा न लेने की दशा में जो विभव का अंतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यदि धारा ली जा रही हो तब उसको विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या टिक करना है, सेल विभव उसको कहते हैं जब धारा ली जा रही है, जब धारा नहीं ली जा रही है तो इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इलेक्ट्रोड, जो अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं वो, उनके लिए स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बिल्कुल सही है, इसमें सही नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ तो सही है। यह या तो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन की विक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, यह दोनों के लिए प्रदान कर सकता है, या तो ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए।
तीसरा है यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो 3 सही हो गए। तो चौथा क्या है, यह रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, या तो ऑक्सीकरण के लिए प्रदान करेगा या तो अपचयन के लिए, दोनों के लिए एक साथ नहीं करेगा, तो ये सही नहीं है। तो लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, चौथा ऑप्शन, यह रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, ये सत्य नहीं है। किसके लिए, अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से हो गया। एक विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब, फिर से सुन लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल आपको पता होगा जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी में, CE मतलब केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें, इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी में, कौन, विद्युत अपघटनी सेल। लेकिन हमें ऊर्जा परिवर्तन का यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमें पूछा जा रहा है कि जब यह ऑप्शन हो कि ई सेल 0 होगा, ई सेल एक्सटर्नल सेल से ज़्यादा होगा, ई एक्सटर्नल ई सेल से ज़्यादा होगा, और ई सेल ई एक्सटर्नल से बराबर होगा। तो आपको पता है कि जब ई सेल ज़्यादा होगा तो ये विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगा, जब एक्सटर्नल ज़्यादा होगा विद्युत सेल से तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 छठे क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन, विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। जहाँ पर सही नहीं है वहाँ पर थोड़ा सजगता से पढ़ेंगे तो आप सही कर पाएंगे। तो क्या है ऑप्शन, विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सत्य है। चालकता विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी सही है। चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो विलायक योजन क्या होता है, जो आयन मतलब किसी विलयन में जो आयन होते हैं वो विलयन के साथ कुछ इंटरेक्शन करते हैं, यानी आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण उनके बीच होता है, इसको बोलते हैं विलायक योजन। और इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसे विलायक योजन ऊर्जा कहते हैं, यानी हाइड्रेशन या साल्वेशन एनर्जी। पानी होगा तो हाइड्रेशन बोलेंगे, कोई विलायक होगा तो साल्वेशन बोलेंगे। तो साल्वेशन पर निर्भर करती है, तो इसमें बोला सत्य नहीं है। बिल्कुल, चालकता किस पर निर्भर, कौन सा सत्य नहीं है, तो चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती, जबकि करती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। ऑप्शन सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न के जितने आंकड़े हैं इनको चारों को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आंकड़े से की सहायता से 5 प्रश्न बनाएगा, 8 से लेकर 12 तक, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आंकड़ों में जो दिया है उसकी सहायता से आपको 5 प्रश्न बनेंगे। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक ज्ञात कीजिए। अब आंकड़े क्या क्या हैं, डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम आयन बन रहा है जिसका मान 1.33 वोल्ट दिया है। क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन बन रहा है जिसका मान दिया है 1.36 वोल्ट। मैग्नेट आयन से मैग्नीज आयन बन रहा है जिसका मान दिया 1.51। और क्रोमियम 3 से क्रोमियम मेटल बन रहा है जिसका मान दिया है माइनस में कितना दिया है, -0.74 वोल्ट। अब इसमें से प्रबलतम अपचायक पूछ रहा है। तो प्रबलतम अपचायक वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा। याद रखिए, मानक अपचयन विभव के रूप में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखा गया है। तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा या नेगेटिव में होगा वो प्रबलतम अपचायक होगा, और जिसका ज़्यादा होगा प्लस में या ज़्यादा धनात्मक होगा वो प्रबलतम आक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव टर्म में है, एक नेगेटिव टर्म में है। तो इसमें सबसे प्रबलतम अपचायक कौन होगा, तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे क्लोराइड आयन, क्रोमियम 3+, मैग्नीज 2+। तो याद रखिए जिसका, तो इस स्पीसीज में क्रोमियम, जब क्रोमियम 3 से क्रोमियम में जा रहा है तो इसका विभव कितना है, -0.74 वोल्ट। तो ये क्रोमियम आयन से क्रोमियम जो बन रहा है, तो क्रोमियम मेटल वो क्या होगा, सबसे प्रबलतम अपचायक होगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछता कि पूरे आवर्त सारणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है, तो लिथियम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कर्मक को ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकारक कर्मक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, उस आंकड़ों के हिसाब से आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 8 में के आंकड़े हमने फिर से यहाँ से ले लिया है। तो आंकड़े में प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका मान मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे अधिक होगा। ऑक्सीकारक कर्मक के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक वाले देखेंगे। तो चारों में से किसका सबसे अधिक है, मैग्नेट आयन का। देखिए मैग्नेट आयन का क्या है, सबसे अधिक मान है 1.51 वोल्ट। तो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक इनमें से कौन होगा, मैग्नेट आयन, MnO4 1-। ठीक है, देखिए ऑक्सीकारक के लिए सबसे अधिक वाले को, अपचायक के लिए सबसे कम वाले को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन,
प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, देखिए प्रश्न 8 को कई के डाटा को कई प्रश्न में रिपीट किया गया है। अपचायक के क्रम का सही क्रम विकल्प कौन सा है? तो अपचायक का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे कम वाले को सबसे उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, यानी सही क्रम में उसको अरेंज करना है। तो अपचायक के लिए हमें क्या देखना है? सबसे कम वाला जो होगा मान वो सबसे प्रबलतम अपचायक होगा। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है? सबसे ज़्यादा वाला तीसरे में है। तो सबसे ज़्यादा वाला तीसरे में कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये मैग्नीज आयन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर क्लोराइड, क्लोराइड आयन, क्रोमियम आयन, फिर क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। किसके लिए? अपचायक के बढ़ते क्रम में। तो सबसे अधिक प्रबलतम अपचायक कौन था? क्रोमियम मेटल, ठीक। उसके बाद क्रोमियम आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन, उसके बाद मैग्नीज आयन, ठीक। चलिए 11वां प्रश्न, प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 के आंकड़े को कई बार उपयोग किया गया है। में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक अस्थायी आयन को ज्ञात कीजिए। अपचयित अवस्था में सबसे सर्वाधिक अस्थायी आयन कौन होगा? तो अपचयित अवस्था में, तो याद रखिए, जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा वो अपचयित अवस्था में सबसे अधिक क्या होगा? अस्थायी होगा। तो मानक अपचयन विभव सबसे अधिक किसका है? मैग्नेट से मैग्नीज जब बन रहा है तो वो सबसे अधिक उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक अपचयन विभव है। तो यहाँ पर मैग्नीज आयन क्या हो जाएगा? मैग्नीज आयन सबसे अधिक स्थायी आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। यानी वो इस अवस्था में सबसे अधिक स्थायी रहेगा, क्योंकि जिसका मानक अपचयन विभव क्या है? सबसे अधिक है। चलिए 12वां प्रश्न, प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकृत स्पीसीज ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकृत अवयव इनमें से कौन है? तो जिसका क्या सबसे कम होगा? क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे जो कम होगा उस वह स्पीसीज या अवयव सबसे अधिक अस्थायी आयन में सबसे अस्थायी रूप में रहेगा। तो क्रोमियम, कौन सा? क्रोमियम 3+, इन चारों में से सबसे अधिक अस्थायी रूप में रहेगा, ठीक है। यानी वो सबसे स्थायी ऑक्सीकृत स्पीसीज है। क्यों? कि उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है? सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम वाले का सबसे अधिक ऑक्सीकृत रूप होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? कितने आपको इनमें से प्रश्नों का उत्तर आ रहा था? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।